देखिए, यांत्रिकी की 3 शाखाएं हैं, स्टैटिक, काइनेमेटिक और डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब स्थित भौतिकी। स्थित भौतिकी का मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी स्थिर वस्तु पर लगने वाले बल और उसके संतुलन की व्याख्या की जाती है, उसको स्टैटिक कहते हैं। शुद्ध गति की काइनेमेटिक्स, जिसमें वस्तु के गति की व्याख्या की जाती है बिना इसको ध्यान में रखे हुए कि वस्तु के गति के कारण क्या हैं। और डायनेमिक्स यांत्रिकी वह शाखा है जिसमें वस्तु के गति का अध्ययन इस पर लगने वाले कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस चैप्टर में आपको काइनेमेटिक्स पढ़ना है, शुद्ध गतिकी पढ़ना है। ये काइनेमेटिक्स शुद्ध गतिकी, स्टैटिक, शुद्ध गतिकी और गतिकी, ये 3 शाखाएं हो गई। तो इस चैप्टर में निज रेखीय पथ पर गति की विवेचना करनी है, सरल रेखा में गति। शुद्ध गति में बिनावस्था से क्या मतलब है और गत्यावस्था से क्या मतलब है। यदि कोई वस्तु अपने आसपास स्थित वस्तुओं के सापेक्ष, यदि किसी वस्तु की स्थिति अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष न बदल रही हो तो वस्तु बिनावस्था मानी जाएगी। और इस समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति आसपास के वस्तुओं के सापेक्ष बदल रही हो तो वस्तु गत्यावस्था में कही जाएगी। जैसे मान लीजिए आप साइकिल से स्कूल जा रहे हैं तो साइकिल के सापेक्ष आप स्थिर हैं, लेकिन सड़क पर स्थित किसी वस्तु के सापेक्ष आपकी दूरी लगातार बढ़ रही है। तो सड़क पर स्थित किसी वस्तु के सापेक्ष आप गतिमान हैं और साइकिल के सापेक्ष आप स्थिर हैं। यदि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और सूटकेस को आपने ऊपरी सतह पर रखा है तो सूटकेस के आपके सापेक्ष सूटकेस स्थिर अवस्था में है, क्योंकि समय के साथ सूटकेस की स्थिति नहीं बदल रही है। लेकिन यदि कोई प्लेटफार्म पर खड़ा व्यक्ति उस सूटकेस को देखे, उसके सापेक्ष सूटकेस की दूरी बढ़ रही है, अर्थात सूटकेस गत्यावस्था में है। इस प्रकार जितनी गतियां हैं, समस्त गतियां एब्सोल्यूट गतियां नहीं हैं, सापेक्ष गतियां हैं। पृथ्वी को आप स्थिर मानते हैं जबकि यह सूर्य के चारों तरफ गति कर रही है। तो पृथ्वी के सापेक्ष किसी वस्तु का गति का अध्ययन करेंगे तो पृथ्वी के सापेक्ष ही नहीं करेंगे। तो जो भी गतियां हैं सापेक्ष गतियां हैं। तो किसी वस्तु के गति का अध्ययन के लिए हम एक ऐसी बिंदु का चुनाव करते हैं जिसे स्थिर माना जा सके। उस बिंदु को संदर्भ बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। पृथ्वी तल पर किसी ऐसे बिंदु की कल्पना कीजिए जिसको आप स्थिर मान लेते हैं। तो उस बिंदु को क्या कहेंगे? संदर्भ बिंदु या मूल बिंदु कहेंगे। इस संदर्भ बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल रही हो तो वस्तु गत्यावस्था में होगी, और संदर्भ बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही हो तो वस्तु विरामावस्था में होगी। तो किसी वस्तु की गति के अध्ययन के लिए आवश्यक है कि एक संदर्भ बिंदु या मूल बिंदु का चुनाव किया जाए जिसको हम स्थिर मान लेते हैं।
इस बिंदु से 3 निर्देशांक लंबवत जोड़ दीजिए, जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इस मूल बिंदु से 3 निर्देशांक यानी 3 अक्ष जोड़ लिया जो परस्पर लंबवत हैं। एक x अक्ष हो गया, दूसरा y अक्ष हो गया और तीसरा z अक्ष हो गया। यदि कोई वस्तु बिंदु P पर है तो मूल बिंदु O से P की दूरी को कहते हैं स्थित सदिश। जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो उसको सदिश कहते हैं। तो P को क्या कहेंगे? O से P की दूरी स्थित सदिश, इसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगी। अब आप इस बिंदु P की स्थिति का निर्धारण करना है इस कार्तीय निर्देश तंत्र में। तो इस बिंदु P से x y तल पर एक लंब डाल दीजिए जो x y तल के बिंदु यम पर पड़ता है। जैसे मान लीजिए कमरे में मक्खी उड़ रही है या कमरे में आपका पंखा लटका हुआ है और पंखे की स्थिति का निर्धारण कमरे किसी एक कोने से करना है। तो कमरे का जो नीचे वाला एक कोना हो गया वो आपका संदर्भ बिंदु हो गया। जो आपका फर्श है वो x y तल हो गया। इस फर्श से पंखे की जो ऊंचाई हो गई वो z कोऑर्डिनेट हो गई। नहीं बात समझ में आई? ऊंचाई क्या हो गई? z कोऑर्डिनेट हो गई। यदि y अक्ष पर अर्थात जहाँ यह लंब फर्श पर पड़ रहा है वहाँ से एक दीवार पर लंब डाल दीजिए। तो मान लीजिए यह लंब डाला है आपने यमयन, ये यमन लंब हो गया। तो यमन की लंबाई x निर्देशांक हो गई। यमन बराबर है OQ के, तो ये x निर्देशांक हो गया। यमन क्या हो गया? x निर्देशांक। यम से x अक्ष पर लंब डाल दिए MQ, तो यह हो गया y निर्देशांक। तो क्या क्या? बिंदु P से x y तल पर लंब डाल दिया। लंब की लंबाई z निर्देशांक हो गई। फर्श पर जहाँ ये लंब पड़ा है वहाँ से y अक्ष पर लंब डाल दिया। तो यमन की लंबाई x निर्देशांक हो गई और O से n तक की दूरी y निर्देशांक हो गई। इस तरह से इस बिंदु के 3 निर्देशांक x, y और z मालूम हो गए। तो ये तीनों निर्देशांक स्पेस में बिंदु P की स्थिति का निर्धारण करेंगे। यदि निर्देशांक समय के साथ न बदलें तो वस्तु विरामावस्था में होगी और वस्तु यम से चली गई Q पर तो तीनों निर्देशांक बदल जाएंगे और वस्तु गत्यावस्था बन जाएगी। तो यदि इस मूल बिंदु के सापेक्ष x, y और z तीनों निर्देशांक बदल रहे हों तो वस्तु गत्यावस्था में होगी और इसको कहेंगे मोशन इन स्पेस। मधुमक्खी उड़ रही है कमरे में तो इसकी स्थिति समय के साथ बदल रही है, x, y और z निर्देशांक बदल रहे हैं, तो इसको कहते हैं त्रिविमीय गति। यहाँ तीनों निर्देशांक बदल रहे हो। आई बात समझ में? अब देखिए इसको मिला दीजिए आप। यह कोण जो है वो 90 डिग्री का होगा। जैसे आपने हथेली पर लंब डाला है तो हथेली पर जितनी रेखाएं खींचेंगे सब की सब रेखाएं इस बार करके लंबवत होंगी। तो यह कोण 90 डिग्री का हो गया। तो OP का वर्ग बराबर OM का वर्ग धन यमन का वर्ग। OP का वर्ग बराबर OM का वर्ग धन यमन का वर्ग। यमन का वर्ग कितना है या देख लीजिए। यमन का वर्ग OM का वर्ग, OM का वर्ग कितना है? OM का वर्ग बराबर यमन का वर्ग धन ON का वर्ग, इसका वर्ग धन इसका वर्ग, क्योंकि यह कोण भी 90 डिग्री का लंब डाला है आपने। तो यमन का वर्ग x का वर्ग, ON का वर्ग का मतलब y का वर्ग। इस
ओएन ओएम का वर्ग बराबर यमएन का वर्ग धन ओएन का वर्ग। हाँ, ओपी का वर्ग बराबर ओपी का वर्ग तो ठीक है कि ओपी का वर्ग बराबर ओएम का वर्ग धन यमएन का वर्ग। अब हम ओएम का वर्ग निकाल रहे हैं। सर, ये एमएन की जगह एमपी होगा, यमएन की जगह पर एमपी होगा ऊपर। हाँ, ओपी का वर्ग बराबर ओएम का वर्ग धन एनपी का वर्ग। हाँ, एमपी का वर्ग। ओएम का वर्ग बराबर ओएम का वर्ग धन ओपी का वर्ग बराबर ओएम का वर्ग धन एमपी का वर्ग। अब ओएम का वर्ग कितना है? ओएम का वर्ग बराबर ओएन का वर्ग धन ओएम का वर्ग बराबर यमएन का वर्ग धन ओएन का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ओपी का वर्ग कितना है? ओएम का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एमपी का वर्ग कितना है? जेड निर्देशांक है प्लस जेड स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर या आर बराबर करने में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस प्रकार इस मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी ज्ञात हो गई। तो यदि बिंदु P के एक्स वाई और जेड निर्देशांक मालूम हो तो O से R की दूरी निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड आ गया, यक्ष अक्ष ये कोण नाप लीजिए तो दिशा भी मालूम हो गई। तो ओपी को स्थित सदिश कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्थित सदिश। देखिए, यह ओपी मूल बिंदु से दूरी है। ओपी का वर्ग बराबर ओएम का वर्ग धन पीएम का वर्ग। ओएम का वर्ग बराबर यमएन का वर्ग धन ओएन का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसलिए आर का वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यदि कोई वस्तु इस प्रकार से गति कर रहे कि समय के साथ उसके तीनों निर्देशांक बदलें, इस गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे कमरे में उड़ती हुई मधुमक्खी, त्रिविमीय गति हो गया। यदि दो निर्देशांक बदलें, एक निर्देशांक स्थिर रहे तो उसको एक समतल में गति कहते हैं। जैसे दीवार पर चलती हुई सीटी या बिलियर्ड की गेंद एक समतल में गति हो गई। और यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे तो उसमें दो निर्देशांक नियत रहेंगे, केवल एक निर्देशांक बदलेगा। यदि कोई वस्तु एक्स अक्ष के अनुदिश गति करे तो वाई और जेड निर्देशांक कांस्टेंट रहेंगे, केवल एक्स निर्देशांक बदलेगा। वाई के अनुदिश गति करे तो वाई निर्देशांक बदलेगा, एक्स और जेड नियत रहेंगे। जेड अक्ष के अनुदिश गति करे तो एक्स वाई नियत रहेंगे, केवल जेड बदलेगा। तो जब एक निर्देशांक बदलता है तो उसको ऋजरेखीय पथ पर गति कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ऋजरेखीय पथ पर गति कहा जाता है। अब मान लीजिए कोई बिंदु इस कार्तीय निर्देश तंत्र में बिंदु P से Q तक गति करता है तो शुरू में उसकी स्थिति वेक्टर R1 द्वारा व्यक्त होती है। कुछ समय बाद वो Q पर चला गया तो इसकी स्थिति R2 वेक्टर व्यक्त करेगा। ये निर्देशांक x1, y1, z1 ये हो गया x2, y2 और z2। इसको कहेंगे विस्थापन वेक्टर। क्या कहेंगे इसको? विस्थापन। एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। तो PQ विस्थापन सदिश हो गया। तो आपको एक विमीय गति बता दिए, दो विमीय गति और त्रिविमीय गति तथा सरल रेखा में गति। विस्थापन किसे कहते हैं? किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहा जाता है, या दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यदि यह कण A से P से Q तक गया है
तो ये पी क्यू विस्थापन हो गया जो एक निश्चित दिशा में है। और यदि यह पी से क्यू तक ऐसे पहुंचा है, घूम के पहुंचा है, तो पी ई क्यू ये चली गई दूरी हो गई। तो पथ की पूरी लंबाई को दूरी कहते हैं। यदि कोई बस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है तो उसके पथ की पूरी लंबाई को चली गई दूरी कहते हैं। और दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन मतलब एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। अब विस्थापन हमेशा या तो चली गई दूरी के बराबर होगा, उससे कम होगा, शून्य भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। विस्थापन चली गई दूरी के बराबर भी होगा, उससे कम भी होगा, शून्य भी होगा और ऋणात्मक भी होगा, लेकिन विस्थापन चली गई दूरी से अधिक नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए ये आपका संदर्भ बिंदु O है, आप रेखीय पथ पर गति का अध्ययन कर रहे हैं, तो अब यह यक्ष अक्ष हो गया। मान लीजिए कोई कण यक्ष अक्ष की दिशा में गतिमान है, t1 सेकेंड पर कण A पर है, तो ये चली गई दूरी x1 हो गई। अगले t2 समय में, अगले t2 समय की बात कर रहे हैं, ये कहाँ पहुँच गया? B पर। कितना दूर तय किया? x2। तो t2 समय, t1 प्लस t2 समय पर उसकी स्थिति B है, चली गई दूरी हो गई x1 प्लस x2। यह दूरी विस्थापन के बराबर है। आई बात समझ, कहा जाए कि t1 प्लस t2 समय में ये t1 सेकेंड पर है और ये t1 प्लस t2 समय पर है। किसी समय t1 पर A पर है, t2 समय और बीत गया, t2 समय और बीत गया, तो ये चला गया B पर। कुल समय कितना हो गया? t1 प्लस t2। चली गई दूरी हो गई x1 प्लस x2 और यही विस्थापन भी हो गया। तो विस्थापन बराबर x1 प्लस x2, चली गई दूरी बराबर तो इस तरह से एक ही रेखा में गति करे तो चली गई दूरी विस्थापन दोनों बराबर है। लेकिन मान लीजिए कण A पर है, समय t1 पर, कितनी दूरी तय कर दिया? x1 दूरी। t2 समय पर ये लौट के चला आया B पर। अगले t2 समय में अर्थात t1 प्लस t2 समय पश्चात यह बिंदु B पर है, तो चली गई दूरी कितनी है? x1 इधर गया और x2 लौटा, तो चली गई दूरी बराबर x1 प्लस x2। अब विस्थापन कितना है? x1 माइनस x2। विस्थापन तो इतना ही ना है। x1 माइनस x2, तो विस्थापन चली गई दूरी से कम हो गया। अगली चीज बनती है, मान लीजिए कण O पर है, A तक गया, x1 दूरी तय किया t1 समय में, और अगले t1 सेकेंड में लौट के चला यहाँ पर, तो चली गई दूरी बराबर 2x1 0। तो विस्थापन शून्य हो गया। कण O से गया A पर t1 समय में, और अगले t2 सेकेंड पर, अगले t2 मतलब t1 के बाद फिर t2, तो t1 प्लस t2 समय B पर आ गया। यहाँ x1 भी तय किया, यहाँ x2 भी तय किया, तो चली गई दूरी बराबर x1 प्लस x2। विस्थापन कितना है? x2 माइनस x1। बाईं तरफ के विस्थापन को नहीं देते हैं,
दाईं तरफ के विस्थापन को प्लस लेते हैं, तो विस्थापन बराबर माइनस x2 माइनस x1। भाई x2 माइनस x1 बाईं तरफ से विस्थापन है, तो बाईं ओर के विस्थापन को क्या कहते हैं, ऋण लेते हैं। तो विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, हाँ, शून्य भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ये बस सीधी रेखा में चलती ही रहे तो चलिए जो विस्थापन बराबर होंगे, अन्यथा विस्थापन बटा चली गई दूरी एक से छोटी होगी, एक के बराबर होगी और जीरो भी हो सकती है। हो गया ना। इस तरह से दूरी और विस्थापन का मतलब समझ आ गया। पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, एक दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहा जाता है। अब आ जाइए आप किस पर, चाल पर। चाल किसे कहते हैं? समय के साथ दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। समय के साथ चली गई दूरी बदल रहा हो तो उसे चाल कहते हैं। दूरी परिवर्तन की दर, यदि डेल्टा टी समय में ये चली गई तो चाल हो गया डेल्टा समान डेल्टा टी। इसे औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत चाल। तात्कालिक चाल किसे कहते हैं? तात्कालिक चाल किसे कहते हैं? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा समान डेल्टा टी, इसको कहते हैं डी एस समान डी टी। समय के साथ दूरी का अवकलन। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए हमने पहले अवकल गणित पढ़ा दिया है। अब देखिए तात्कालिक चाल से मतलब क्या समझते हैं। कैसे? मान लीजिए आप यहाँ से चले बनारस, 10 बजे चले, 12 बजे पहुँच गए। मान लीजिए आपको बेचू गेट तक जाना है तो गाजीपुर से बेचू गेट की दूरी है मान लीजिए 80 किलोमीटर, समय लगा 2 घंटा, तो आपकी औसत चाल हो गई 80/2 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि 10:30 बजे भी चाल आपकी 40 रुपये प्रति घंटा हो, 11 बजे चाल भी आपकी 40 रुपये प्रति घंटा हो सकता है 11 बजे आप सिधौना मिठाई की दुकान पर बैठ के मिठाई खा रहे हो, आपकी चाल 0 हो गई। तो ये जो चाल आई है ये 2 घंटे के मध्य की औसत चाल आई है। भाई जहाँ भीड़ भाड़ होगा वहाँ आपकी स्पीड घट जाएगी, जहाँ खाली सड़क हुई वहाँ स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो कुल मिला जुला के आया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे कहा जाए कि ठीक ही 11 बजे आपकी चाल क्या है। अब ठीक ही 11 बजे आपकी चाल निकालनी है तो आप देखेंगे कि 10:59 पर हमारी कार कहाँ थी, कहाँ है, और 11:01 पर कार कहाँ है। यानी 2 मिनट में कार कितनी दूरी गई, उस दूरी में 2 मिनट के टाइम इंटरवल से भाग दे दीजिए। तो यह चाल ठीक ही 11 बजे वाली चाल तो नहीं होगी, लेकिन उसके काफ़ी निकट होगी। टाइम गैप को और कम कर दीजिए।
आप देखिए कि 10:59 पर गाड़ी आपकी कहाँ है और 11:01 पर गाड़ी कहाँ है। तो टाइम गैप 2 सेकंड का हो गया। चली गई दूरी में 2 सेकंड से भाग दीजिए। अब जो चाल आएगी वह 11 बजे की चाल के काफ़ी निकट होगी, लेकिन अब भी 11 बजे चाल नहीं होगी। टाइम गैप को और कम कीजिए। आप देखिए 10:59 59.9 पर कार कहाँ है और 10:10 पर कार कहाँ है। अब टाइम गैप 0.2 सेकंड का हो गया। तो अब जो चाल आएगी वो 11 बजे चाल के काफ़ी निकट होगी। तो इस तरह से टाइम गैप को कम करते जाइए, इतना कम कर दीजिए कि शून्य तो ना हो लेकिन शून्य के निकट हो। इसको लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। डेल्टा समान डेल्टा टी, इसको कहते हैं दूरी का समय के साथ अवकलन। डी समान डी टी। मात्रक हो गया, मीटर प्रति सेकंड। बीमी सूत्र हो गया यार टी पावर -1। एक समान चाल किसे कहते हैं? यदि बस समान समांतराल में समान दूरी तय करे तो उसको कहते हैं बस समान चाल से चल रही है। और बस समान समय में समान दूरी न तय करे, भिन्न भिन्न दूरियाँ तय करे तो वस्तु असमान चाल से चल रही है। आई बात समझ है ना? तो समान चाल समान समांतरालों में चली गई दूरी समान हो। यदि बस की चाल असमान हो तो औसत चाल कैसे निकालेंगे? मान लीजिए T1, T2, T3 डॉट डॉट Tn समांतरालों में चली गई दूरियाँ S1, S2, S3 डॉट डॉट Sn हैं। डॉट डॉट यस सर। इसलिए औसत चाल कितनी होगी? S1 प्लस S2 प्लस S3 औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। S1 प्लस S2 प्लस S3 डॉट डॉट Sn अपान T1 प्लस T2 प्लस T3। मान लीजिए आपको समय नहीं दिया है, कह दिए कि कण S1 दूरी V1 वेग से तय करता है, S2 दूरी V2 वेग से तय करता है, Sn दूरी Vn वेग से तय करता है। यदि S1 S2 S3 डॉट डॉट Sn दूरी को V1
V2 V3 डॉट डॉट Vn वेग से तय करे। तो T1 बराबर S1 बटा V1, T2 बराबर S2 बटा V2, T3 बराबर S3 बटा V3, दूरी बटा वेग को समय कहेंगे, तथा Tn बराबर दूरी बटा वेग Sn अपान Vn। इसलिए औसत चाल S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट डॉट Sn बटा S1 अपान V1 प्लस S2 अपान V2 Sn अपान Vn। आपको विस्थापन नहीं दिया है, वेग और समय दिया है। तब यदि वेग और समय ज्ञात हो, कह दे कि कण V1 दूरी T1 सेकंड तक कण का वेग V1 है, T2 सेकंड में कण का वेग V2 है, T3 सेकंड में कण का वेग V3 है और Tn सेकंड में वेग Vn है। तो S1 बराबर V1 T1 वेग गुणे समय, S2 बराबर V2 T2, S3 बराबर V3 T3 डॉट डॉट, Sn बराबर Vn Tn। तो औसत चाल बराबर V1 T1 औसत चाल बराबर कुल दूरी का मतलब S1 प्लस S2 प्लस S3 V2 T2 V3 T3 प्लस Vn Tn बटा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट। इस तरह से औसत चाल की गणना आप कर सकते हैं। अब वेग की बात कल की जाएगी।